हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करें। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम लिख देता हूं, जो कि क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, बात करें कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी का, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का ओवरव्यू बता देता हूं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे पुष्पीय संरचना। सबसे पहले हम लोग पुष्पीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपने इसमें रहेगा नर जनन संरचना व नर युग्मक का निर्माण। दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा? नर जनन संरचना। हम लोग अभी मानवों की बात नहीं कर रहे, हम लोग अभी पुष्पों की बात कर रहे हैं। तो पुष्प के अंदर जो नर जनन संरचना होती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो नर जनन संरचना होती है उसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो हम सीखेंगे कि नर जनन संरचना कैसी होती है, साथ में नर युग्मकों का निर्माण नर जनन संरचना में कैसे होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपना जिसमें रहेगा वो रहेगा बच्चों मादा जनन संरचना व मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है, चौथा पॉइंट जो अपना इसमें रहेगा वो रहेगा परागण रहेगा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में युग्मनज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का जो ओवरव्यू है कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक आपके सामने ये वाले हैं। यही वो टॉपिक है जो कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुष्पीय संरचना की। बात कर लेते हैं कि जो पुष्पीय संरचना होती है कैसी होती है। ठीक है, चलिए आओ देखते हैं। पुष्पीय संरचना, आप लोगों ने पुष्प तो देखा ही होगा कि पुष्प कैसा होता है। आपने देखा होगा कि जो पुष्प होता है सबसे नीचे, ठीक है, ऐसे जो पुष्प होता है बच्चों, पुष्प के जस्ट नीचे एक डंडी जैसी संरचना होती है। जैसे कि मैं बात करूं हजारे का फूल देखा होगा, कमल का देखा होगा। ठीक है, उसके नीचे डंडी जैसी संरचना पाई जाती है। उस डंडी को कहते हैं बच्चों डंठल। क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं, उसे डंठल कह रहे हैं। ठीक है, बात करें कि जो पुष्प होता है उसमें, जैसे कि मैं बात करूं हजारे के फूल की बात कर लेता हूं, जो मेरीगोल्ड फ्लावर है उसकी बात कर लेता हूं। आपने उसमें देखा होगा कि उसमें हरे रंग का आवरण होता है। पुष्प जो होते हैं, पुष्पों में हरे रंग का आवरण भी पाया जाता है। उस हरे रंग के आवरण को क्या कहेंगे बच्चों? देखिए इधर, ये है हरे रंग का आवरण। ये रहा, ये हरे रंग का आवरण होता है। इसे कहते हैं बच्चों बाह्य दल। क्या कहेंगे इसे? इसे बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर जस्ट यहां पर
इसी के ऊपर यहां पर एक ऐसी संरचना भी देखने को मिलती है, इसे कहते हैं स्त्रीकेसर। क्या कहेंगे? स्त्रीकेसर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम अंडप होता है। क्या होता है? अंडप होता है। ध्यान रखना कि जो स्त्रीकेसर होता है यह पुष्प की मादा जनन संरचना है। कौन सी संरचना रहेगी? मादा जनन संरचना। हो गया इतना क्लियर? स्त्रीकेसर पुष्प की मादा जनन संरचना होती है। इसके अलावा बात करें कि जो पुष्प होता है, इसी पुष्प में ऐसी संरचना भी होती है। जो पुष्प होता है, पुष्प में ऐसी संरचना भी होती है। इस संरचना को कहेंगे पुंकेसर। क्या कहेंगे इसे? पुंकेसर कहते हैं। और जो पुंकेसर होता है यह पुष्प की नर जनन संरचना होती है। कौन सी संरचना होगी बच्चों? पुष्प की नर जनन संरचना होती है। ठीक है। इसके अलावा बात करें पुष्प के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा पुष्प में ऐसी संरचनाएं भी होती है, देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है। जब भी हम जैसे शादी वगैरह में देखा होगा कि हम पंखुड़ी डालते हैं ना, दूल्हा दुल्हन होते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? पंखुड़ियों की बारिश करते हैं। जैसे कि तो पंखुड़ी जो है बेटा, यही है वो पंखुड़ियां। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं दल या फिर पंखुड़ी। हो गया इतना क्लियर? अब जरा एक बात जरा ध्यान से देखिए, इधर देखो, इस एरिया पे जरा फोकस कीजिए। इस एरिया पे फोकस कहीं नहीं करना, फोकस यहीं करना है। ठीक है। इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। इस एरिया को जरा ध्यान से देखिए। क्या इस एरिया के ऊपर तुम्हारे दल टिके हुए हैं? क्या इस एरिया के ऊपर, इसी एरिया पे क्या तुम्हारे दल टिके हुए हैं? बिल्कुल टिके हुए हैं। क्या इसी एरिया के ऊपर तुम्हारा जो पुंकेसर है वो टिका हुआ है? क्या इसी एरिया पर तुम्हारा पुंकेसर टिका हुआ है? आप कहोगे बिल्कुल सर टिका हुआ है। इसी की बात करूं मैं, क्या इसी एरिया के ऊपर क्या तुम्हारा जो स्त्रीकेसर है, जिसे आप लोग मादा जनन संरचना कहते हो, क्या वो टिका हुआ है? बिल्कुल सर, वो भी टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि जो ऊपर के जो पार्ट तुम्हारे, चाहे वो दल हो, चाहे वो पुंकेसर हो, या फिर चाहे आपके स्त्रीकेसर हो, पूरे का पूरा जो पुष्प आपका कहीं ना कहीं इसी एरिया के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है। तो इस एरिया को कहेंगे बच्चों पुष्पासन। पुष्पासन। पुष्पासन पुष्प का वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा का पूरा पुष्प टिका हुआ होता है। समझ में आ गया इतना या नहीं आया? हो गया होगा क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से ये जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, यह कंप्लीटली एक पुष्प की संरचना है। ठीक है। आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लीजिए बच्चों। अब हम बात करें बच्चों पुष्पीय अंगों की बात कर लेते हैं कि जो पुष्प होता है उसमें कौन कौन से अंग देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पुष्पीय अंग। आपको क्या लगता है बच्चों, पुष्प में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? क्या लगता है आपको? जरा देखिए इधर पुष्प में, जैसे कि मैं बात, बाह्य दल एक पुष्पीय अंग है। इसके अलावा बात करें बच्चों, दल एक पुष्पीय अंग रहेगा। इसके अलावा बात करें, जैसे कि आपको ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अंडप, जिससे आप क्या कहते हो? स्त्रीकेसर कहते हैं। यह भी एक पुष्पीय अंग रहेगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें बच्चों पुंकेसर। पुंकेसर भी क्या है? एक पुष्पीय अंग है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पुष्पीय अंग है मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा अंडप या स्त्रीकेसर, चौथा पुंकेसर। ध्यान रखना इसमें जो बाह्य दल और जो दल होते हैं, ठीक है, ये सहायक चक्र होते हैं। कौन से चक्र होंगे बच्चों? सहायक चक्र होते हैं। इसके अलावा बात करें अंडप और जो पुंकेसर होता है, यह जनन चक्र होते हैं। कौन से चक्र होंगे? ये जनन चक्र होते हैं। बेटा क्वेश्चन आता है कि पुष्प में पाए जाने वाले जनन चक्रों के नाम बताइए। क्वेश्चन क्या आएगा? पुष्प में पाए जाने वाले जनन चक्रों के नाम बताइए। तो आपको लेके आना है अंडप, पुंकेसर।
क्वेश्चन आता है पुष्प में पाए जाने वाले सहायक चक्रों के नाम बताइए। क्या लिख के आओगे? बाह्य दल और दल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी है इसमें कुछ शब्दावलियां दी हुई है, कुछ टर्म्स दी हुई है। जैसे कि मैं बात करूं बाह्य दलपुंज, ठीक है, एक है जैसे कि दलपुंज, एक है आपकी जैसे कि पुमंग, ठीक है, और एक है जायंग। ये कुछ टर्म आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है और जायंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाह्य दलपुंज की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना कि बाह्य दल के समूह को क्या, बाह्य दल के समूह को क्या कहेंगे बच्चों? बाह्य दलपुंज कहते हैं। याद रहेगा, दलपुंज की बात करें तो दलपुंज क्या होगा? दल के समूह को, दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। बात करें पुमंग, पुमंग क्या होता है बच्चों? पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। बात करें जायंग क्या होगा? अंडप या फिर स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर के समूह को जायंग कहते हैं। क्वेश्चन यहां पर ऐसे बनेगा कि बाह्य दलपुंज की इकाई का नाम बताइए, कि बाह्य दलपुंज की इकाई का नाम बताइए, तो आपको लिख के आना है बाह्य दल। क्वेश्चन आता है कि दलपुंज की इकाई का नाम बताइए, कि दलपुंज किससे बना होता है, आपको लिख के आना है दल। क्वेश्चन आता है कि पुमंग की इकाई का नाम बताइए, कि जो पुमंग होता है वो किससे बना होता है, आपको लिख के आना है पुंकेसर। क्वेश्चन आता है कि जायंग की इकाई का नाम बताइए, कि जो जायंग होता है जायंग किससे बना होता है, आपको लिख के आना है स्त्रीकेसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें किसी बच्चे को नहीं है। अब हम आगे बात, आप एक काम कीजिए बच्चों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों को पुष्प के प्रकार के बारे में भी पढ़ना है, कि जो पुष्प होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एकलिंगी पुष्प, ठीक है, और साथ में उभयलिंगी पुष्प, जिसे आप लोग द्विलिंगी पुष्प भी कहते हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे निकलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों के जो पुष्प होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पुष्प कितने प्रकार के हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकलिंगी पुष्प, ठीक है, और एक होता है बच्चों उभयलिंगी पुष्प। याद रहेगा, उभयलिंगी पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द्विलिंगी पुष्प भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एकलिंगी पुष्प की। ये मेरे पास में पुष्प है, ये कौन सी रचना है? ये है पुंकेसर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब हम लोग पुष्प की संरचना पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, मैं बात करूं एक, ये देखिए, ये है बच्चों स्त्रीकेसर। क्या ये स्त्रीकेसर है? ठीक है, एक है मेरे पास में ये वाला पुष्प, इसके अंदर ये क्या बच्चों? पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? नर जनन संरचना, बताया था मैंने आपको। ये है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर क्या है? मादा जनन संरचना। आप मुझे बताइए जरा इस पुष्प को देखिए, क्या इस पुष्प के अंदर नर व मादा दोनों पाए जाते हैं? आप कहोगे नहीं सर, इस पुष्प में सर सिर्फ और सिर्फ नर जनन संरचना है, मादा जनन संरचना नहीं है। तो मतलब कि ये पुष्प कैसा हो गया बच्चों? एकलिंगी हो गया, एकलिंगी पुष्प। ये कौन सा पुष्प होगा? एकलिंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक ही लिंग पाया जाता है। वो कौन सा होगा? इसमें मादा है। ठीक है, तो ये भी कैसा पुष्प आपका? एकलिंगी।
एकलिंगी पुष्प वो पुष्प होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनन संरचना होती है, या तो नरजन संरचना होगी, या तो पुंकेसर होगा, या फिर स्त्रीकेसर होगा। यदि दोनों की दोनों जनन संरचनाएं आप लोगों को एक ही पुष्प में देखने को मिलती है तो हम उसे द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जो कि यहां पर आपको देखने को मिल रही होगी। ये कौन सा पुष्प आपका? उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प कौन सा पुष्प है? ये उभयलिंगी पुष्प है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना दोनों ही पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोगों का जो पुष्प के जो प्रकार है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग नई वीडियो मिलेंगे जिसके अंदर हम लोग नर जनन संरचना, पुंकेसर के बारे में बात करेंगे, साथ में परागकोश की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।